ठीक है. Now on Friday we started with transfer of title. Correct? We saw Nemo that quid non habit, है ना, ये लैटिन फ्रेज देखा था. एंड देन वी ऑल्सो सॉ द इंग्लिश ट्रांसलेशन विच सेड दैट नो वन कैन गिव दैट विच वन हैज नॉट गॉट. राइट. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे अबाउट द पेन एंड द बेंचेस दैट यू कैन नॉट सेल दोज कमोडिटीज और दोज थिंग्स विच आर नॉट योर ओके एट फर्स्ट प्लेस. फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वी सॉ फ्यू एक्सेप्शंस, है ना. एक्सेप्शंस का मतलब क्या था? व्हेन आई से द वर्ड एक्सेप्शंस मतलब क्या? एग्जैक्टली उस चीज का उल्टा, है ना. तो अगर मैं लिखती हूं जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज इक्वल टू ओनली हु इज द ओनर ही कैन ओनली बी द सेलर. मतलब जो ओनर होगा वही सेलर बन सकता है, ये है जनरल रूल. तो ये जनरल रूल के एक्सेप्शंस का क्या मतलब होगा? दैट इवन इफ यू आर नॉट द ओनर यू कैन स्टिल सेल द गुड्स. सही बात है. दैट इवन इफ यू आर नॉट द ओनर यू कैन स्टिल सेल द गुड्स. तो एक्सेप्शंस का अगर मैं लिखूं इक्वेशन तो क्या होगा? अ पर्सन who is not the owner, a person who is not the owner can still sell goods. करेक्ट. एक्सेप्शंस का मतलब ही ये होगा कि द पर्सन हु इज नॉट द ओनर ही कैन स्टिल सेल द गुड्स, और जो खरीदता है उसे गुड टाइटल भी मिलेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है. तो जनरल रूल क्या है कि जो ओनर है सिर्फ वही सेलर बन सकता है. बट एक्सेप्शंस में हम एग्जैक्टली उल्टी चीज देखते हैं. ओके. एंड टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 एक्सेप्शंस. फ्राइडे को हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एंड वी सॉ सम 3 एक्सेप्शंस एंड इन ईच एंड एवरी पॉइंट हमने देखा कि हाउ कैन अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर हाउ कैन ही स्टिल सेल द गुड्स. तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. तो एजेंट को गुड्स कौन सेंड करता है? प्रिंसिपल सेंड करता है गुड्स. और एजेंट किसको सेल करता है वो गुड्स? द एजेंट sells it to the ultimate customer. So principal will send the goods to the agent and agent will sell it to the ultimate customers. तो customers के साथ किसका ट्रांजैक्शन होता है? एजेंट का ट्रांजैक्शन होता है. करेक्ट. तो क्या इस केस में एजेंट ओनर है? सो आई विल राइट डाउन एजेंट इज नॉट द ओनर. यहाँ पर ओनर कौन है? ओनर है प्रिंसिपल. तो क्या ओनर ने सेल किए हैं गुड्स? नहीं. सेल किसने किए हैं? आई एम यूजिंग द वर्ड सेल. हु हैज सोल्ड द गुड्स? द एजेंट हैज सोल्ड द गुड्स. इज द एजेंट द ओनर? नो. बट ये कस्टमर को जो गुड्स मिलेंगे क्या वो वैलिड होंगे? क्या ये ट्रांजैक्शन अलाउड है? द आंसर इज यस. क्या ये कस्टमर को गुड टाइटल मिलेगा? अगेन द आंसर इज यस. Okay, so in the first point we have already proven that the person who sells the goods, and even if he's not the owner and to whom he is selling it, ये person को this ultimate customer will get a good title. ठीक है. हम हर पॉइंट में एंड में ये प्रूव करने वाले हैं कि जो ओनर नहीं भी है अगर वो गुड्स को सेल करता है तो जिसको मिलेंगे गुड्स उसे गुड टाइटल मिलेगा. और जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये कहता है कि भाई जो ओनर है ना सिर्फ वही सेल कर सकता है. पर ये एक्सेप्शन, जो फर्स्ट एक्सेप्शन में हमने क्या देखा है? इवन इफ द पर्सन इज नॉट द ओनर स्टिल ही कैन सेल द गुड्स एंड द वन हु परचेसेस इट ही विल गेट अ गुड टाइटल. ठीक है. तो आपको इन शॉर्ट 2 लाइंस ही लर्न करनी है एंड यू हैव टू सी वेदर हर पॉइंट में ये चीज एप्लीकेबल होती है या नहीं. ठीक है. So yes, we have completed first point. We also saw some 2, yes, this one. Sale by seller in possession after sale. आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल याद है 10 केचअप बॉटल्स का, राइट? सो आप एक काम करो, आप अपने नोटबुक में राइट द हेडिंग्स.
ओके और उसके साइड में ना एग्जाम्पल लिख लो जो बस इतना ही 10 केचप बॉटल, सो यू विल अंडरस्टैंड कि देयर वाज अ 10 केचप बॉटल्स का पैक। फिर मैं चली जाती हूँ दुकान से, देन देयर इज सम न्यू बायर हु कम्स, तो सेलर उसे उसी में पैक में से एक निकाल के बॉटल उसे दे देता है। तो जब सेलर ने ये न्यू बायर को एक केचप बॉटल सेल किया, तो क्या शॉपकीपर के पास ओनरशिप था? नहीं, ओनरशिप तो मैं लेके गई थी, राइट? ओनरशिप वाज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू मी। So when the seller sold that one ketchup bottle to this new buyer, did the seller have ownership? The answer is no. पर क्या वो सेल कर सकता है? The answer is yes. और जो न्यू बायर है उसे जो एक केचप बॉटल मिलेगा, क्या उससे गुड टाइटल मिलेगा? अगेन द आंसर इज यस। तो आपको देखना क्या है, जब फाइनली ये सेलर एक न्यू बायर को वन केचप बॉटल सेल करता है, तो क्या सेलर के पास उस वक्त ओनरशिप होता है? तो सेलर के पास उस वक्त ओनरशिप नहीं होता है, क्योंकि ओनरशिप तो मेरे पास है, आई एम द ओरिजिनल बायर। सो पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्या ये वाला ट्रांजैक्शन अलाउड है? द आंसर इज यस, अलाउड है। क्या ये न्यू बायर को गुड टाइटल मिलेगा? इसका आंसर भी यस है। तो वापस से यहाँ पर प्रूफ क्या हो रहा है, द पर्सन जिसके पास ओनरशिप भी नहीं है, क्या वो गुड्स को सेल कर सकता है? द आंसर इज यस। और इसका टाइटल क्या है? सेल बाय सेलर, है ना? यहाँ पर सेलर कर क्या रहा है? सेलर सेल ही कर रहा है। क्या लिखा है? सेल बाय सेलर इन पोजेशन। तो ये सेलर के पास ओनरशिप है क्या? नहीं, सेलर के पास सिर्फ ये केचप बॉटल्स का पोजेशन है ना? तो इसलिए देखो सब हेडिंग कितने अच्छे से बनाई है, सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, मतलब सेलर ने वो 10 केचप बॉटल्स का ओनरशिप तो ओरिजिनल बायर को दे दिया था। अब सेलर के पास सिर्फ क्या है? सेलर के पास वो 10 केचप बॉटल्स का सिर्फ पोजेशन है। So now seller has mere possession of those 10 ketchup bottles, and now if out of those 10 ketchup bottles, if he's selling one or two or whatever to the new buyer, is this allowed? The answer is yes. अच्छा, एक और चीज which I want to bring it to your notice, ये ट्रांजैक्शन अलाउड होगा प्रोवाइडेड क्या? ये हमने फ्राइडे को भी देखा था। आई थिंक केजल had asked a doubt regarding this. When I say that this particular transaction is allowed, okay, seller to new buyer, provided जब मैं वापस से शॉप पर आती हूँ और सेलर मुझे वो 10 केचप बॉटल्स ही देता है, मतलब वो जो एक केचप बॉटल का गैप हो गया था, he fills it, he goes to his warehouse, he gets one ketchup bottle and he puts it over there, और वो पूरा 10 का 10 केचप बॉटल का सेट बन जाता है। सो इन मेनी केसेस बीइंग ओरिजिनल बायर मुझे तो पता भी नहीं होगा, राइट? बिकॉज मेरे आने के पहले ही वो गैप को फिल अप कर लेगा। ठीक है? सो व्हेन आई से दैट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज अलाउड, व्हाट डज दिस मीन? प्रोवाइडेड व्हेन द ओरिजिनल बायर रिटर्न्स ही गेट्स the 10 pack only. ऐसा ना हो कि सेलर उसे कहे कि नहीं नहीं अभी you take 9 bottles only. ठीक है? So in this case also it has been proven that the person जिसके पास केचप, जिसके पास ओनरशिप नहीं है, क्या वो सेल कर सकता है? द आंसर इज यस। सो इसलिए सब हेडिंग कैसे ड्राफ्ट की गई है? सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, क्योंकि सेलर ने ओरिजिनल बायर को ऑलरेडी ओनरशिप दे दी थी, फिर वो वापस सेल कर रहा है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? सेल बाय अ सेलर हु जस्ट हैज पोजेशन आफ्टर सेल। ओके, सेल करने के बाद वो वापस से सेल कर रहा है, और इस केस में सेलर के पास सिर्फ पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बावजूद ये जो ट्रांजैक्शन है, ये इसे वैलिड हम कहेंगे। ठीक है? सो दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर इन डिटेल। और एक और पॉइंट देखा था हमने, yes, this one, sixth one, sale by buyer in possession before transfer of ownership. Now do you remember the example of toys कि मैं अपने लोकल शॉप में से I go and I get toys, है ना? अब मैंने वो टॉयज खरीदे नहीं है, मैंने शॉपकीपर को ये कहा है कि मैं फॉर नाउ घर पर लेके जाती हूँ, अगर पसंद आया तो रिटेन करेंगे, पसंद नहीं आया तो रिटर्न करेंगे, राइट? तो मैं जैसे ही वो टॉयज को अपने घर पर लेके आती हूँ, व्हेन आई एम on the stairs, this neighbor of mine, he likes the toys, okay, और वो मुझसे खरीद लेता है उसी वक्त। So let us see again,
ये सेलर है, ये बायर है, ठीक है। सो लेट अस से दिस इज द ओरिजिनल बायर, मतलब मैं हूं ये। देन जो मेरा नेबर है वो मुझसे वो टॉयज खरीद लेता है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेबर को गुड्स का ट्रांसफर दे दिया, आई सोल्ड हिम द टॉयज। पॉइंट ये है कि जब मैंने अपने नेबर को टॉयज सेल किए तो क्या उस वक्त मेरे पास पोजेशन था? पोजेशन तो था, क्योंकि टॉयज तो मेरे हाथ में थे। क्या मेरे पास ओनरशिप था? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने क्या सेलर से ये गुड्स खरीदे थे? नहीं, मैं तो उसे सिर्फ इतना कह के आई थी कि अगर घर पे पसंद आता है तो रख लेंगे, नहीं तो आके रिटर्न कर देंगे, और मैंने तो पैसे भी पे नहीं किए थे, राइट। सो मेरे पास क्या ओनरशिप है? मेरे पास ओनरशिप नहीं है। तो इवन बिफोर आई गेटिंग द ओनरशिप मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज टू माई नेबर। इज दिस अ वैलिड ट्रांजैक्शन? द आंसर इज यस। अगेन मैंने एक और डिस्क्लेमर दिया था कल, ये ट्रांजैक्शन को वैलिड कब मानेंगे? जब ये ओरिजिनल बायर टाइमली जाके ये सेलर को पैसे पे करेगा वो टॉयज का। सी, ओरिजिनल बायर से खरीदा किसने? ओरिजिनल बायर से नेबर ने खरीदा। तो नेबर ने खरीदा मतलब नेबर पे किसे भी करे, किसे करेगा? द नेबर विल पे टू दिस ओरिजिनल बायर, करेक्ट। जिसने नेबर से खरीदा, ओके, नेबर जिससे खरीदता है उसे ही पैसे देगा। सो नेबर विल पे टू दिस ओरिजिनल बायर, और ओरिजिनल बायर किसे पे करेगा? टू दिस सेलर, करेक्ट। तो एक वापस से हमारा रिवीजन इन शॉर्ट हो चुका है। अब ये पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? ये पॉइंट में हमने ऐसा भी ये देखा, वी वापस से वी कम टू द कंक्लूजन दैट इवन इफ दिस ओरिजिनल बायर दैट इज मी, मेरे पास ओनरशिप था भी नहीं, पर क्या मैं फर्दर ट्रांसफर कर सकती हूँ? द आंसर इज यस। क्या ये नेबर को गुड टाइटल मिलेगा? अगेन द आंसर इज यस। इज दिस अ वैलिड ट्रांजैक्शन, दिस वाला? अगेन इट्स अ यस। So even though I don't have the ownership, still I can transfer provided, एक कंडीशन क्या आ जाती है? प्रोवाइडेड ये ओरिजिनल बायर जाके सेलर को टाइमली पैसे दे दे, ठीक है। सो इन ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स। तो आप ये वाले एग्जांपल में आप कहीं पर अपने नोटबुक में लिख दो 10 केचअप बॉटल्स, सो दैट आपको बाद में भी याद आए। और ये वाले इसमें लिख दो टॉयज, फिर कॉमा लगा के नेबर लिख दो, है ना, समथिंग विच few of the words which you can relate to. ठीक है, in each and every point I'll be making up stories or I'll be giving you all examples so that you all can remember it and relate to the points. So in each and every point, in short, proof क्या हो रहा है? proof यही हो रहा है कि ownership नहीं भी है फिर भी वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या ये अलाउड है? द आंसर इज यस, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड पॉइंट 1 और पॉइंट 5 एंड 6, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे फ्राइडे को ही कंप्लीट हो चुके थे, वी हैव अगेन सीन देम। अब आता है सेकंड पॉइंट। अब इसका हेडिंग पढ़ लो, सेल बाय अ पर्सन, ओके, सेल बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर, और टाइटल बाय एस्टॉपल। अब इसकी कहानी सुनो, पहले सुन लेना, फिर आई विल गिव यू टाइम टू राइट इट डाउन। अब सुनो, नाउ देयर इज दिस कजिन ऑफ माइन, ठीक है, there is this cousin of mine who's a dentist, ठीक है। तो ना ये मेरी कजिन का एक क्लिनिक है, ओके, एंड शी इज प्लानिंग टू वाइंड इट अप। वो सोच रही है कि वो क्लिनिक को शट डाउन करेगी। तो ये क्लिनिक के अंदर ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, इक्विपमेंट्स पड़े हैं जो क्लिनिक में काम आते हैं, है ना। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द इक्विपमेंट्स, है ना। फिर कुछ मटेरियल भी होगा विच इज देयर इन द, जब हम फिलिंग वगैरह कराते हैं, रूट कनाल कराते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें रहती है, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, द चेयर, है ना, बहुत, इट्स लॉट ऑफ फर्नीचर होता है, ठीक है। तो ये क्लिनिक में सब कुछ पड़ा हुआ है, एंड दिस कजिन ऑफ माइन इज प्लानिंग टू शट डाउन द क्लिनिक, ठीक है। अब वो मुझे कांटेक्ट करती है एंड शी सेज कि अगर तेरा कोई फ्रेंड है तो उसे बताना दैट आई एम सेलिंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, एंड इफ द फ्रेंड्स वांट्स टू परचेस इट तो हम उसे सेल कर देंगे, ठीक है। अक्सर बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हम सपोज नाउ टुडे इफ आई वांट टू सेल दिस फ्लैट, so then I will go and tell 10 people
है ना, कि अगर आपके पास, अगर आपके दिमाग में देयर इज सम प्रोस्पेक्टिव बायर, तो उसे बताना कि यहाँ पर घर है एंड आई एम विलिंग टू सेल इट, है ना, तो हम जाके थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं. सिमिलरली दिस कजन ऑफ माइन ऑल्सो टोल्ड मी कि अगर तेरा कोई फ्रेंड है हु वांट्स टू परचेस ऑल दीज इक्विपमेंट्स, देन टेल हिम दैट दे आर रेडी टू बी सोल्ड. ठीक है. अब हुआ क्या, दिस कजन ऑफ माइन शी टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स. नाउ फॉर्चुनेटली आई नो समवन जिसको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत है ना, हु इज इन नीड of all the material, all the furniture, all these equipments. Okay, I already know this person. तो यहाँ पर मैंने पार्टी 1 क्या लिखा है, पार्टी 1 इज माई कजिन. ठीक है. पार्टी 2 में लिख देती हूँ आई एम पार्टी नंबर 2, है ना. और मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, से आई विल राइट डाउन दिस इज पार्टी नंबर 3. आई नो one person who needs these instruments and equipments. So have you all understood the 3 parties? एक हो गई मेरी कजिन, एक हूं मैं, और एक है मेरा फ्रेंड जिसे एक्चुअली में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है और मैं इसे इंसान को जानती हूँ. ठीक है. So what happens is in this case I am representing to my friend कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स है ना, ये मेरे हैं. किसके हैं? All these instruments and equipments, these belong to me. और मैं ये किसे बता रही हूं? ये मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूं. इन रियलिटी ये इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं किसके? These instruments and equipments belong to my cousin. Correct. बट मैं अपनी फ्रेंड को क्या दिखाती हूं कि किसके हैं? I tell him that these instruments belong to me. And I tell him that I am the owner of these instruments. मतलब क्या मैं उसे रियलिटी बता रही हूं? द आंसर इज नो. रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है दैट ये सबका ओनरशिप किसके पास है? मेरी कजिन के पास है ना. पर मैं अपने फ्रेंड को दिखाती क्या हूं कि इसका ओनरशिप मेरे पास है. ठीक है. अब ऐसा समझ लो दैट ऑल दीज 3 पार्टीज आर सिटिंग इन अ रूम. ठीक है. एक तरफ मेरी कजिन है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरा ये फ्रेंड है. ओके. अब मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूं, सी दीज आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स. ओके. ये सारे जो भी रॉ मटेरियल है वगैरह वगैरह है, ये सब मेरे हैं. सो आई एम विलिंग टू सेल दीज, डू यू वांट टू परचेस? तो मैं अपने फ्रेंड को ऐसे कॉन्वर्जेशन कर रही हूं. अब माई कजिन डज नॉट स्टॉप मी. What are the words which I'm using? My cousin does not stop me. Okay. She is not stopping me. Stopping me from what? ये भी सुनो. अब मैंने अपने फ्रेंड को क्या बताया कि ये सब चीजों का ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है. तो मैं उसे कहीं ना कहीं झूठ बोल रही हूं. मैं उसे कहीं ना कहीं आई एम लाइंग इट टू हिम. अब मेरे कजिन ने ये बात सुन ली दैट मैं अपने फ्रेंड को ये कह रही हूँ कि इन सब का इक्विपमेंट का जो भी है आई एम द ओनर. सो माई कजिन डज नॉट स्टॉप मी. ये चीज के लिए शी इज नॉट स्टॉपिंग मी, क्योंकि उसे भी पता है दैट शी इज द रियल ओनर, मुझे भी पता है दैट शी इज द रियल ओनर. बट हम दोनों प्रिटेंड क्या कर रहे हैं मेरे फ्रेंड के सामने दैट आई एम द रियल ओनर. बट इन एक्चुअल एम आई द रियल ओनर? नो. मेरा तो ओनरशिप के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है. इसका रियल ओनर कौन है? द रियल ओनर इज माई कजिन. बट मैं अपने फ्रेंड को क्या दिखाती हूँ कि मैं रियल ओनर हूं. और मेरी कजिन मुझे ये बोलने से रोकती नहीं है. दैट मीन्स शी इज ओके इफ आई एम फेकिंग इट आउट. सो माई कजिन डज नॉट स्टॉप मी. दिस इज इंपॉर्टेंट. माई कजिन इज नॉट स्टॉपिंग मी from making this friend believe that I am the owner. Okay, my cousin is all okay with it. So now, अब सुनो. अब मेरे फ्रेंड ने ये सारे इक्विपमेंट्स देखे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे, मटेरियल देखा एंड ही इज विलिंग टू परचेस ऑल दैट. तो अब मैंने अपने फ्रेंड को क्या कहा? इसका ओनर कौन है? मैं हूं ओनर. राइट. तो टेक्निकली उसे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स दिए किसने? मैंने उसे दिए. और मेरा फ्रेंड भी पे किसे करेगा? मुझे ही पे करेगा. करेक्ट. तो वो मुझे पे करता है, मैं उसे ये सारी चीजें सेल करती हूँ. अब आती है मेन वाली बात.
इस केस में क्या मैं ओनर हूं? क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है? नो। Am I the owner? I am not the owner. But can I sell these instruments and equipments? The answer is yes. Can I fake out? क्या मैं ऐसे झूठ बोल सकती हूँ कि मैं ओनर हूं? The answer is yes. So again, in this point, what is proven? That even though if I am not the owner of these instruments and equipments, still I can sell it. और ये ट्रांजैक्शन को वैलिड सेल ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन है वैलिड सेल ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। मेरे फ्रेंड को भी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स का गुड टाइटल मिलेगा। सो अगेन यहाँ पर वापस से प्रूफ क्या हो रहा है? दैट इवन दो इफ आई एम नॉट द ओनर, कैन आई सेल देम? द आंसर इज यस। अच्छा, मैं क्यों सेल कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरी कजिन ने मुझे टोका नहीं, मेरी कजिन ने मुझे रोका नहीं। My cousin is not stopping me from faking it out that I am the owner. ये है कंडीशन कि मेरी कजिन मुझे रोकती नहीं है। My cousin is not stopping me, hence this is a valid sale transaction. लिख लो अब ये। Write down, give the heading. Sale by a person, not the owner. Sale by a person who is not the owner. एंड देन ये जो यहाँ पर ड्राइंग बनाई है मैंने, वो बना लो अपने नोटबुक में, एंड यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स प्रोवाइडेड इफ यू हैव अंडरस्टूड। किसी को ये स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत हो रही है तो बताओ। आपको पहले ये देखना है कि इस एग्जाम्पल में रियल ओनर कौन है। रियल ओनर तो मेरी कजिन है, पर मैं अपने फ्रेंड को क्या बताती हूँ कि रियल ओनर मैं हूं। और मैं जब उसे ये बोल रही हूं ना, तो मेरी कजिन मुझे रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, मना नहीं करती है। शी इज नॉट स्टॉपिंग मी, दैट मीन्स शी इज ऑल ओके विथ इट इफ आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी द ओनर। तो इफ माई फ्रेंड नाउ लाइक्स ऑल दीज कमोडिटीज, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो फिर वो मैं उसे सेल कर दूंगी, वो मुझे पैसे दे देगा। अच्छा, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब ये तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि जो फ्रेंड है मुझे पैसे देगा, ये मैं अल्टीमेटली किसे दे दूंगी? मैं अपने ये पैसे मैं अपने कजिन को दे दूंगी। करेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में तो वही रियल ओनर है ना। इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स तो उसके ही हैं, तो पैसे भी टेक्निकली उसे ही मिलने चाहिए। तो एक बार जब मेरा ये फ्रेंड मुझे दे देता है पैसे, तो मैं ये पैसे अपने पास रखूंगी क्या? नहीं, आई विल गिव इट दैट मनी टू माय कजिन लेटर ऑन। करेक्ट, लिख लो ये। ओके, लेट अस रीड द पॉइंट नाउ। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 27। ठीक है, where the owner by his conduct leads the buyer to believe that the seller has the authority to sell। मतलब क्या? अब आपको नोटिस क्या करना है कि इतनी जो हमने लाइन पढ़ी है, दे हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट थ्री पीपल, दे आर स्पीकिंग अबाउट थ्री पार्टीज। एक है ओनर, है ना, एक उन्होंने बात की बायर की, एक बात की उन्होंने सेलर की। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेलर, एक है बायर। करें, तो अगर मैं इन तीनों पार्टीज को अगर अपने एग्जाम्पल से रिलेट करूं, तो ओनर कौन था? मेरी कजिन थी ओनर। करेक्ट, सेलर कौन था? आई वॉज द सेलर, एंड हु वाज द बायर? माई फ्रेंड वॉज द बायर। तो अब आपको तीनों जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, यू हैव टू कनेक्ट दैट विद द पॉइंट विच इज गिवन ओवर हियर। Who was the real owner of those equipments? My cousin was the real owner. Correct. और मैंने बायर को क्या बताया कि रियल ओनर मैं हूं। राइट, तो इन दिस केस am I the owner? No, I am just a mere seller. बट बायर को क्या लगता है? what does the buyer assume? that I am the real owner, है ना। तो वो मुझसे इक्विपमेंट्स ले लेगा, पैसे दे देगा। करेक्ट, एंड इससे क्या लगेगा? that I am the real owner, and in this case my cousin does not stop me from pretending to be the owner। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा भी होगा यहाँ पर। okay, where the owner by his conduct leads the buyer to believe that the seller has the authority to sell, and ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, and
induces the buyer to buy the goods, है ना. Who is inducing? The seller has the authority to sell and induces the buyer to buy the goods. मतलब यहाँ पर seller कौन थी? I was the seller. Who was the buyer? My friend was the buyer. तो seller मैं हूं, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलती हूँ कि एक जो इक्विपमेंट्स हैं, these are really good equipments, सारे चलते हैं, all are in working condition. So in short, I am inducing the buyer to buy the goods. मतलब मैं उसके सारे इक्विपमेंट्स के फीचर्स बताती हूँ, that I've recently purchased it, okay, they are all in good condition, और किसी का भी it's not rusted, जो भी स्टील वगैरह के रहेंगे इक्विपमेंट्स, whatever it is. So I am inducing the buyer to purchase those instruments and equipments. ठीक है. तो यहाँ पर जो वर्ड इंड्यूस लिखा ना, वो इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर टू इंक्लूड इट इन दिस पॉइंट whenever you write it down. ओके अब एक लास्ट लाइन पढ़ो. द बायर इन सच अ केस गेट्स अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ द सेलर. मतलब क्या? अब सुनो, यहाँ पर ओनर कौन था? मेरी कजिन थी. ठीक है. सेलर कौन थी? आई वॉज द सेलर एंड हु वॉज द बायर? माई फ्रेंड वॉज द बायर. तो अब बायर को क्या लगता है दैट हु इज द ओनर? सेलर इज द ओनर. तो वो मुझसे खरीद लेगा और मुझे पैसे दे देगा. इस केस में हमने वापस से प्रूफ क्या किया? दैट सेलर इज नॉट द ओनर. करेक्ट. क्या सेलर ओनर था? नहीं. पर क्या वो सेल कर सकता है? द आंसर इज यस. और बायर को क्या गुड टाइटल मिलेगा? अगेन द आंसर इज यस. तो बस लास्ट लाइन में देखो यही लिखा है, द बायर इन सच अ केस गेट्स अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ द सेलर. अच्छा, अब सेलर के पास ओनरशिप थी क्या? नहीं. क्या उसके पास ओनरशिप थी? ओनरशिप नहीं थी. पर उसने फिर भी बायर को सेल किया, तो क्या बायर को ओनरशिप मिल जाएगा? द आंसर इज यस. सो व्हेन आई से दैट द बायर विल गेट अ गुड टाइटल, द बायर विल गेट अ गुड टाइटल, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, it means that he will get the ownership of those instruments and equipments. तो इसलिए लास्ट लाइन में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके लिखा है that the buyer in such a case gets a better title than that of the seller. यहाँ पर सेलर को ओनरशिप था भी नहीं, पर उसने सेल किया, तो जो बायर है क्या उसे ओनरशिप मिलेगा? द आंसर इज यस. सो व्हेन आई से दैट द बायर विल गेट अ गुड टाइटल, what does that mean? It means that the buyer will get ownership of those equipments and instruments or the material whichever he purchases it. ठीक है. So understand that when you're writing this point, you have to be clear that regarding who are the third parties. ठीक है. अब एग्जाम्पल देख लो क्विकली. A is the real owner of the washing machine. A is the real owner. In his presence, B sells the washing machine to C. मतलब B ने C को वो वॉशिंग मशीन सेल की, तो B कौन बन जाता है? सेलर. करेक्ट. और फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? दैट A इज द रियल ओनर. तो ये हो गया ओनर. अब आगे पढ़ो. A does not stop B and Mr. C buys it in good faith, believing that Mr. B is the real owner. तो C ने B से खरीद लिया वो वॉशिंग मशीन, क्या सोच के? ये सोच के कि इसका रियल ओनर कौन है? दैट B is the real owner. ऐसे C ने सोचा. C believed that B is the real owner, but in reality, who was the real owner? A was the real owner. और यहाँ पर देखो, जो लाइन पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ, ए डज नॉट स्टॉप बी. क्या ए ने बी को टोका या उसे रोका? नहीं. सिमिलरली मेरे एग्जाम्पल में, जो मैंने आपको कजिन वाला एग्जाम्पल दिया, डिड माई कजिन स्टॉप मी? Did my cousin tell me ki why are you pretending to be the owner when in actual I am the owner? nahi. My cousin is all okay if I am just pretending to be the owner in front of my friend. एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ पर ओनर कौन है? ए इज द ओनर. ठीक है. बी इज जस्ट अ मियर सेलर. और C becomes, of course, he is the buyer. So C purchases the washing machine from B, believing that who is the real owner? Believing that B is the real owner. ठीक है. तो ये C तो इससे खरीद लेगा, फिर C इसे पे कर देगा, तो क्या C को गुड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस. So in this case also, again, it has been seen that although B is not the real owner, still he can sell the goods. That B, हम सिर्फ स्पेसिफिकली B के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, that यहाँ पर B
although he is not the real owner, still he can sell the goods. और जिसको वो सेल कर रहा है उसे गुड टाइटल भी मिलेगा. अब again I'm asking you all, have you all understood this? Tell me a yes or no. किसी को कोई दिक्कत है? आप मुझे yes or no बताओगे तो ही मुझे समझेगा. If there is any doubt तो पूछ लो. Okay, now if you're done writing, let us read down. अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी है, चलो लिक्विडेटर तो आपको मतलब समझ गया. ठीक है, लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स सेल कर देता है और जो भी लाइबिलिटीज है उन्हें पे ऑफ कर देता है. ठीक है, अब सिर्फ एक ही डिफरेंस है लिक्विडेटर और ऑफिशियल असाइनी में, ये भी देख लो. अब मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर yes you are able to access it. Okay, good. चलो, understand the difference between liquidator and official receiver. ठीक है, हम इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर लिक्विडेटर कब अपॉइंट किया जाता है? इन केस ऑफ अ कंपनी. ये याद रखना, लिख लो ये. लिक्विडेटर को कब अपॉइंट किया जाता है? व्हेन द कंपनी इज गोइंग इनटू वाइंडिंग अप प्रोसीजर. जब कंपनी बंद होने की तैयारी करती है, जब व्हेन द कंपनी इज प्लानिंग टू शट डाउन, तो कंपनी पहले एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी और वो लिक्विडेटर कंपनी की मदद करता है. कैसे मदद करेगा? सारे एसेट्स को सेल ऑफ कर लेगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देगा. ठीक है, तो लिक्विडेटर कब अपॉइंट किया जाता है? दो पॉइंट्स हैं. इन केस ऑफ द कंपनी, व्हेन, एंड पॉइंट 2, व्हेन द कंपनी इज इन द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग वाइंडिंग अप. ठीक है, जब कंपनी सब पूरा अपना बिजनेस शट डाउन करती है तो वो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, ये तो अभी हमने एग्जाम्पल में डिटेल में भी देखा. चलो, नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी. अब ये दोनों लोग अलग सेम है. हु? ऑफिशियल रिसीवर एंड ऑफिशियल असाइनी. अब ये कौन है? आप सपोजिटली ऐसे मान लो कि मैं हो चुकी हूँ इंसॉल्वेंट. ठीक है, मैं हो चुकी हूँ इंसॉल्वेंट, तो ये ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा? ये ऑफिशियल असाइनी ये मेरे असेट्स को सेल ऑफ करेगा और मेरे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा. तो अगर देखा जाए, ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी किसके लिए अपॉइंट किया जाता है? इंडिविजुअल के लिए. किसके लिए अपॉइंट किया जाता है? इंडिविजुअल के लिए. जब एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाता है, सो आई विल राइट डाउन हियर, इट इज अपॉइंटेड इन केस द इंडिविजुअल हैज. जब एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है. और लिक्विडेटर को कब अपॉइंट किया जाता है? इन केस ऑफ अ कंपनी व्हेन इट इज गोइंग अप इन अ वाइंडिंग अप प्रोसीजर. सुनो, दोनों के काम सेम है. लिक्विडेटर भी असेट्स को सेल ऑफ करके लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहा है. ये ऑफिशियल रिसीवर भी वही कर रहा है. ये ऑफिशियल रिसीवर भी मेरे असेट्स सेल करके मेरी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहा है. बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड when in case of a company, an official receiver is appointed in case of an individual. ठीक है, दोनों के काम सेम है. लिख लो ये भी फटाफट से. तो अभी हमने who is an official receiver, who is the liquidator हमने पढ़ लिया है. ठीक है, देखो, in the above cases, if the seller is not the owner of the goods, he can sell the goods and the buyer will get a good title. तो यहाँ पर वापस से वही चीज लास्ट में हर पॉइंट में रिपीट की जाती है कि यहाँ पर लिक्विडेटर कौन था? सेलर. तो देखो, पढ़ो क्या लिखा है. सेलर इज नॉट द ओनर. करेक्ट, ये तो हमें पता ही है कि लिक्विडेटर ओनर नहीं है. ओनर कौन था असेट्स का? कंपनी वाज द ओनर. और उसे बेचा किसने? लिक्विडेटर ने सेल किया. सो इन दिस केस, इज द सेलर ओनर? द आंसर इज नो. बट कैन ही सेल द असेट्स? द आंसर इज यस. और जो खरीदेगा उसे गुड टाइटल भी मिलेगा. सो बायर विल गेट अ गुड टाइटल. करेक्ट. हर पॉइंट में हम यही प्रूव कर रहे हैं कि जो बेच रहा है वो ओनर तो नहीं है, पर क्या वो बेच सकता है? द आंसर इज यस. जिसे बेचेगा उसे गुड टाइटल मिलेगा. अगेन द आंसर इज यस. ठीक है, ओके. सो दिस इज पॉइंट नंबर सी. अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी एंड देन वील स्टॉप. ये भी अगेन एक इजी वाला पॉइंट है. पॉइंट नंबर बी पहले सुन लो, देन यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, अब पॉइंट नंबर बी में स्पेसिफिकली बात की गई है प्लेज की. किसकी बात की गई है? प्लेज की. ठीक है, मैं पहले आपको एक प्लेज का एग्जांपल देती हूँ
अब हुआ क्या, दो पार्टीज आई टेक डाउन, एक है बैंक, ओके, और एक है मिस्टर ए। ठीक है, अब मिस्टर ए को करीबन 10 लाख की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, वो बैंक में गया और उसने बैंक से एक 10 लाख का लोन ले लिया। और the arrow should be this way, so to make it a little easier, तो this is the bank, और बैंक ने मिस्टर ए को 10 लाख का लोन दे दिया, करेक्ट। अब बैंक तो ऐसे बैठी नहीं है लोन देने के लिए ना सबको, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बैंक, कि मिस्टर ए विल गिव बैंक समथिंग इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, करेक्ट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्या रखी गई थी, सिक्योरिटी वाज ज्वेलरी। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो मैं आपको वापस रिवाइज करना चाहती हूँ, जब सिक्योरिटी मूवेबल होती है, जो भी सिक्योरिटी मूवेबल होती है उसे हम प्लेज कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी कौन सी लिखी है, ज्वेलरी। क्या हम ज्वेलरी को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? इज ज्वेलरी मूवेबल? द आंसर इज यस। सो व्हेनेवर द security is movable in nature, it is called as pledge। ठीक है, सपोजिटली ज्वेलरी के बदले अगर मैं सिक्योरिटी में अपने घर के डॉक्यूमेंट्स रख देती हूँ, तो मैंने गिरवी क्या रखा है, मैंने अपना घर गिरवी रखा है, तो क्या घर मूवेबल है? द आंसर इज नो। घर क्या बन जाता है, इमूवेबल। तो उस केस में हम उसे क्या मानेंगे, in that case it will be called as mortgage and not pledge। तो mortgage और pledge में डिफरेंस क्या होता है, अगर अगर जो सिक्योरिटी है अगर वो मूवेबल नेचर की है तो उसे हम प्लेज मानेंगे। अगर सिक्योरिटी मूवेबल नेचर की है तो हम उसे प्लेज मानेंगे, अगर सिक्योरिटी इमूवेबल नेचर की है तो हम उसे मॉर्गेज मानते हैं। ठीक है, चलो, सो नाउ इन दिस पॉइंट नंबर बी वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अ सिक्योरिटी विच इज मूवेबल इन नेचर। ठीक है, तो अब मैंने बैंक को क्या दे दिया है, मैंने बैंक को ज्वेलरी दे दी है। कितनी ज्वेलरी दे दी है, विच इज अराउंड 10 lakhs, क्योंकि मैंने लोन कितना लिया है, मैंने 10 लाख का लोन लिया है। अच्छा, सिक्योरिटी क्यों देते हैं, कि कल को अगर मैं भाग जाती हूँ, है ना, तो बैंक फिर लोन कहां से रिकवर करेगा, बैंक विल ऑब्वियसली सेल द ज्वेलरी एंड रिकवर द लोन, करेक्ट। अब इस केस में पहले तो हम पार्टीज का नाम लिख देते हैं। बैंक इज कॉल्ड एज प्लेजी, लिख लो ये, बैंक इज कॉल्ड एज प्लेजी। और मिस्टर ए कौन होगा, मिस्टर ए को हम कहेंगे प्लेजर। कौन होगा, प्लेजर। इसे ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन द नेम्स ऑफ द पार्टीज टू मेक इट अ लिटिल क्लियर। बैंक क्या होती है, बैंक इज कॉल्ड एज अ प्लेजी एंड द पर्सन हु टेक्स द लोन ही इज कॉल्ड एज अ प्लेजर। ठीक है, क्लियर है सबको? अब होता क्या है कि अगेन जिस बात का डर था वही हुआ, कि मिस्टर ए ने वो बैंक से 10 लाख का लोन लिया और वो भाग गया। ठीक है, ही रैन अवे। तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक पहली बार तो मिस्टर ए को एक नोटिस सेंड करती है कि भाई तुम्हारा ड्यू डेट हो गया है, आके रीपे करके जाओ लोन। तो बैंक फर्स्टली नोटिस सेंड करेगी मिस्टर ए को। अगर उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं आता है मिस्टर ए से, तो बैंक इन कंक्लूजन क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, बैंक जाके ज्वेलरी सेल करके अपने लोन रिकवर करेगी। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है ये समझने में कि बैंक ने ऐसा क्यों किया? Why did the bank go and sell the jewelry? Does anybody have a problem in this when I say this, that if Mr. A runs away and if Mr. A is not repaying the loan, what will bank do at the end? The bank will go and sell the jewelry, correct? तो मैंने यहाँ पर लिखा है बैंक कंक्लूजन में जाके ये ज्वेलरी को सेल कर देती है। और हम ऐसे मानते हैं, किससे सेल कर देती है, जो ऑलरेडी द बैंक सेल्स द ज्वेलरी टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इनटू मेकिंग द ऑर्नामेंट्स।
गोल्ड स्मिथ को सेल कर देती है बैंक, क्योंकि उनसे फिर रेट भी अच्छा आता है, वॉट एवर इट इज। तो बैंक सेल्स द ज्वेलरी टू अ गोल्ड स्मिथ। अब सुनो, अब मुझे बताओ, वापस पॉइंट स्क्वायर वन पर आते हैं। इस केस में बैंक कौन है? बैंक इज द सेलर। क्वेश्चन 2, क्या बैंक ओनर है ज्वेलरी की? नहीं। ओनर कौन है? हु इज द रियल ओनर? मिस्टर ए इज द रियल ओनर। बट अब बैंक के पास और कोई चारा बचा है क्या? नहीं। बैंक इज वेटिंग कि भाई मिस्टर ए आके लोन रीपे करेगा और हम उसे ज्वेलरी वापस दे देंगे, पर मिस्टर ए तो भाग गया। तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाके किसी गोल्ड स्मिथ को वो ज्वेलरी सेल कर देगा। तो इस केस में क्या बैंक ओनर है? द आंसर इज नो, बैंक इज नॉट द ओनर। बट कैन बैंक sell the jewelry to this goldsmith? The answer is yes. Will the goldsmith get a good title? The answer is again a yes. तो वापस से इस पॉइंट में क्या प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर जो पार्टी सेल कर रही है, क्या वो ओनर है? Who is the party who's selling the jewelry? Bank is selling the jewelry. Is bank the owner of the jewelry? The answer is no. But can bank do so? The answer is yes. And जिसको वो सेल करती है ज्वेलरी, क्या उसे गुड टाइटल मिलेगा? Again the answer is yes. चलो, now quickly write down. Give the heading. Yes, yes, we don't include the transactions regarding pledge. इसलिए देखो, ये जो एबीसी है ना, एबीसी का टाइटल क्या है? एक्सेप्शंस इन अदर एक्ट्स। वेरी करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि हम सोगा में तो प्लेज की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ये जो एबीसी है, इसका हेडिंग क्या है? These are the exceptions in other acts. तो pledge is not covered under सोगा। करेक्ट, प्लेज में हम सोगा की बात ही नहीं करते हैं, बट इस केस में उन्होंने दूसरे एक्ट्स में क्या क्या एक्सेप्शंस है वो भी हमें बता दिया है। सो योर डाउट इज परफेक्ट कि इन सोगा वी डू नॉट स्पीक ऑफ प्लेज। तो हमने यहाँ पर प्लेज का एग्जाम्पल ही क्यों लिया है? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्लेज में भी ऐसा हो सकता है कि जो ओनर नहीं है वो भी सेलर बन सकता है। सो इन दिस केस वाज द बैंक ओनर? द आंसर इज नो। बट कैन ही सेल? द आंसर इज यस। तो दीज आर, वी आर टॉकिंग अबाउट सम मिसलेनियस एक्ट्स, इसलिए हेडिंग ही क्या दिया हुआ है? दीज आर द एक्सेप्शंस इन सम अदर एक्ट्स। ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शंस इन सम अदर एक्ट्स। अब अगर आप टेक्निकली वैसे देखोगे, हमने यूनिट 1 किया है, सही बात। यूनिट 1 में लास्ट में आपको सेल और हायर परचेस के बीच में डिफरेंस है, उसके नीचे आपको सेल और बेलमेंट के उन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन ये आता है कि जब सोगा डज नॉट कवर हायर परचेस, सोगा डज नॉट कवर बेलमेंट, तो पढ़ ही क्यों रहे हैं, है ना? तो पॉइंट वही है, पढ़ क्यों रहे हैं? सो दैट समझ सके कि ये सोगा में क्यों नहीं आता है, बस इसलिए पढ़ रहे हैं। और ये तो दीज आर द मिसलेनियस एक्ट्स जिसका आपको एक्सेप्शन बताया है। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ प्लेज, कि प्लेज में अगर ये मिस्टर ए, ये जो पार्टी है, वो अगर भाग जाता है तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाके वो ज्वेलरी गोल्डस्मिथ को सेल कर लेगा। ओके, एंड इन दिस केस आल्सो इट हैज बीन प्रूवन दैट दो बैंक इज नॉट द ओनर, still the bank can sell the goods. So is this a valid sale transaction? The answer is yes. And the goldsmith who will purchase this jewelry, will the goldsmith get a good title? Again the answer is yes. ठीक है, क्लियर है? लिख लो फटाफट से। इसका जो एक्सेप्शन ए है ना, सेल बाय अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वो हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट टुडे वी हैव कंप्लीटेड 3 पॉइंट्स और हमने फ्राइडे का रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर, दैट इट इज टेकिंग 3 to 4 days जस्ट फॉर वन आंसर। सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। ठीक है,